Type of test. Today we are going to discuss one of the last chapter, one of the last topics of the assessment, educational assessment and planning. कि टेस्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि किसी भी एग्जाम के एंड में कंडक्ट करवाया जाता है टू मेजर व्हाट हैज बीन लर्नड, लाइक फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, मतलब इसका अल्टीमेट मकसद क्या होता है? स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को समझने के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग को समझने के लिए कि उन्होंने पूरे चैप्टर के एंड में क्या सीखा है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा आपके जो स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो आपके करिकुलम होते हैं, करिकुलम के एंड में मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन आपके अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को समझने के लिए, और फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास, जैसे मैं आपके सामने लिखा हुआ है, जीआरई का टेस्ट होता है। ठीक है, स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या आपके एमसीक्यू टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, या लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, या गेट होता है, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। तो ये तमाम क्या होते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करता है? ये किसी भी इंसान की जो है ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, मतलब आप रीडिंग स्किल्स ले सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ले सकते हैं, ऐसे राइटिंग का स्किल्स देख सकते हैं। तो वो स्पेसिफिकली डिजाइन होता है डायग्नोस्टिक स्किल उसी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ऐसे लिखवाता हूँ, तो उसे मैं डायग्नोज करता हूँ कि ये बंदा ऐसे लिख सकता है या नहीं लिख सकता, तो उसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंसान की जनरल कॉम्पिटेंस को देखता है। ठीक है, कि इंसान को ट्रेनिंग नहीं दी गई लेकिन वो कितना प्रोफिशिएंट है। जैसे टॉफिल होता है हमारे पास, आइल्स होता है। ठीक है, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो, आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हो, या आप कोई और बहुत सारी ऐसी जो प्रोफिशिएंसी जिसमें आप दिखाना चाहते हो, आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हो कि यू नो समथिंग, तो उसे हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। और फिर लास्ट हमारे पास है प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट प्लेस स्टूडेंट्स इन सुटेबल लेवल और कोर्सेज। लैंग्वेज प्लेसमेंट टेस्ट मतलब आप क्या करते हो, आपके अक्सर एकेडमीज में आपके लेवल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के या फिर कंप्यूटर के, उसके मुताबिक आपसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस तरह का आपसे टेस्ट किया जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको उसी किस्म के क्लास में, मिसाल आपसे इंटरव्यू लिया गया, आपसे थोड़ी बहुत डिस्कशन की गई, आपसे प्लेसमेंट टेस्ट लिया गया, और आपको पता, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ बी ऑफ स्टडीइंग इन लेवल 5 और लेवल 6, तो आपको डायरेक्ट उसी में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ माइन्यूट किस्म का एक टॉपिक था, टाइप ऑफ टेस्ट। ठीक है, कि तो अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट और प्लेसमेंट टेस्ट। ठीक है, अभी आज हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है एजुकेशन में? ठीक है, असेसमेंट भी, असेसमेंट और टेस्ट में थोड़ा सा फर्क है, वो आगे जाकर मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। ठीक है, जो थर्ड स्लाइड है इसमें मैं आपको पूरा कंपैरिजन बताऊंगा। तो इसलिए असेसमेंट इन एजुकेशन क्या है? अभी टेस्ट और असेसमेंट क्या है? टेस्ट एक नैरो कंसेप्ट है और असेसमेंट जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, तो असेसमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन टेस्टिंग। It encompasses all methods used to understand students' learning progress and development. It is both qualitative and quantitative. मतलब असेसमेंट क्या होता है? ये इन कंपैरिजन टू टेस्ट होता है। टेस्ट जो है ना वो छोटा एक मरहला होता है, लेकिन जो असेसमेंट होता है वो थोड़ा सा बड़ा मरहला होता है। अच्छा, टेस्ट एक टूल होता है लेकिन असेसमेंट पूरा ओवरऑल एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक मेथड होता है जिससे ओवरऑल स्टूडेंट की लर्निंग देखी जाती है। और ओवरऑल जो हमारे पास जो टेस्टिंग का जो सिस्टम है या जो असेसमेंट का सिस्टम है, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। यानी ये इसमें हम डिटेल में लोगों से डेटा भी ले सकते हैं या हम उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी कर सकते हैं, तो दोनों उसमें शामिल है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। असेसमेंट जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टार्ट आपकी टीचिंग से स्टार्ट होता है और आपके फाइनल रिजल्ट तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है, और इंसान एवरी नाउ एंड देन लोग उसको असेस कर रहे होते हैं, टीचर्स उनको असेस कर रहे होते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है असेसमेंट। लेकिन टेस्ट, एज कंपेयर टू दिस, टेस्ट टाइमली होता है। वो 2 घंटे का होगा, 3 घंटे हो गया, खत्म। ठीक है,
तो असेसमेंट और उसमें टेस्ट में कंपैरिजन आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको समझने के लिए आप इसको कंपैरिजन में लेकर चलें। हॉलिस्टिक होता है असेसमेंट, क्या करता है, इट फोकसेस इन ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट कंटेंट मास्टरी। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक चैप्टर आपको पढ़ाया दिया गया और एक चैप्टर जो है ना आपका टेस्ट ले लिया गया तो बस ये असेसमेंट आपकी हो गई। नहीं, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ओवरऑल इंसान की डेवलपमेंट देखता है, चाहे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो बिहेवियरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ओवरऑल इंसान की जो डेवलपमेंट को स्टडी की जाती है वो असेसमेंट में की जाती है। हॉलिस्टिक मींस कि ये एज अ होल, एज अ कंप्लीट जो है ना वो इंसान के हर एंगल को डेवलप, उसकी डेवलपमेंट को, उसकी ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसको असेस करने की कोशिश करता है। लेकिन जो टेस्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट से रिलेटेड होता है, वो एक स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड होता है, जो कि आप टेस्ट लेकर आप उसकी जो है ना मास्टरी को, आप उसकी जो है ना ग्रोथ को या उसकी अंडरस्टैंडिंग को कवर करते हो। फिर फ्लेक्सिबल होता है जो असेसमेंट होता है। असेसमेंट फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह है कि आप ऑब्जर्वेशन के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हर तरीके से आप असेसमेंट को कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट यूजुअली क्या होता है, टेस्ट हमारे पास फॉर्मल होता है जिसपे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, बहुत सारी मजीद चीजें इसमें शामिल की जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कभी कभार हो सकते हैं और कभी कभार बगैर रूल एंड रेगुलेशन के भी असेसमेंट की जा सकती है। फिर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है, असेसमेंट के। ऑब्जर्वेशन हो सकता है, पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, पीयर रिव्यूज हो सकते हैं। मतलब असेसमेंट में आप मुख्तलिफ किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, यानी इसमें मुख्तलिफ किस्म के तरीके, आप डिस्क्रिप्टिव फीडबैक भी लोगों को दे सकते हैं, आप रूब्रिक्स के जरिए से, आप क्रिटिसिज्म के जरिए से, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के जरिए से लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ स्कोर्स दे सकते हैं। तो ये तमाम किस्मों से हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो आई होप असेसमेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जहन में क्लियर है। इफ यस, मुझे यस का मैसेज करें ताकि हम आगे चले क्विकली प्लीज। ओके, अच्छा, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की भी वही टाइप्स होते हैं जिस तरह के टेस्ट में हमने पढ़े थे। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करता हूँ ताकि जो लोग वो लेक्चर नहीं ले सके थे उनके लिए थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, ये गाइड्स इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग लर्निंग, क्विजेज, क्लास डिस्कशन और जर्नल्स। असेसमेंट मुख्तलिफ तरीकों से होता है। इसमें क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है, टीचर जो है ना गाइड किए जाते हैं, या फिर टीचर जो है ना क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को गाइड करता है जब क्विज, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, इस तरह का जो सेटअप है वो चल रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन चल रहे होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की का डिस्कोर्स चल रहा होता है। ये ओवरऑल क्या करता है इंसान को, मतलब लर्निंग के दौरान क्विजेज, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन के तौर पर असेसमेंट चल रही होती है। फिर हमारे पास समेटिव होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजुअली क्या होता है, ये जब हमारा कोई लेक्चर खत्म हो जाता है, कोई हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, तो उसके एंड में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमारे पास समेटिव टाइप में आते हैं। फिर डायग्नोस्टिक आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आइडेंटिफाइज प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग नीड्स। ये आपका क्या करता है, ये आपके प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए कोशिश की जाती है। आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके माइंड में ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद है क्वेश्चन किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो वो टीचर आपसे मुख्तलिफ चीज़ों से पूछता रहता है और वो उससे अपना एक माइंडसेट डेवलप करता है कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट कहाँ है और कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं। तो इसलिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसलिए भी हेल्प आउट होता है कि वो स्टूडेंट्स को का जो है ना कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले जो उनका टेस्ट लिया जाता है या उनके साथ मुख्तलिफ क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, तो उसे हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है। ये ज्यादातर जो है ना मतलब इतने फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन हमारे पास कंटेंट में मौजूद है। कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू अ ग्रुप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि
नॉर्म्स और वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। सेकेंडली रेफरेंस्ड असेसमेंट होता है, यानी रिजल्ट बनाए जाते हैं इन कंपैरिजन कि आप क्या करते हो। आप एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ compete करते हो, एक क्लास की दूसरी क्लास के साथ कंपटीशन करवाते हो, आप एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ इंटर स्कूल कंपटीशन करवाते हो, आप सॉरी इंट्रा स्कूल कंपटीशन करवाते हो, या स्कूल के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस का इंटर क्लास कंपटीशन करवाते हो। तो उसके जरिए से जो आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट उनके लिए एक रखते हो, तो उसे भी हम कहते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट। और लास्ट हमारे पास एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ये है कि एक थ्रेश होल्ड रखा जाता है, एक लिमिट रखी जाती है, एक खास स्टैंडर्ड रखा जाता है। जो उस स्टैंडर्ड को हासिल कर लेता है, जो लाइक फॉर एग्जांपल आपके पेपर्स में अक्सर 40 नंबर वाला पास होता है, तो वो आपके लिए कौन सा है? रेफरेंस क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट है, यानी जो इस क्राइटेरिया को पूरा करेगा वो पास होगा। ठीक है। तो ये इट मेजर्स अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स रूब्रिक बेस्ड प्रोजेक्शन एवोल्यूशन। इसको रूब्रिक बेस्ड ये कहते हैं कि इसमें खास क्राइटेरिया रखा जाता है और उस क्राइटेरिया के नजर में सबको गॉज किया जाता है, सबको चेक किया जाता है कि आया वो स्टूडेंट्स जो है ना वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए क्राइटेरिया रखा जाता है कि कम से कम आपने 40 मार्क्स लेने हैं। ठीक है। 40 मार्क्स लेंगे तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या खासतौर पर बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में पास तस्वुर किए जाते हैं। सेकेंडली, फिर एक और क्राइटेरिया रखा जाता है कि 1:4 रेशियो होता है। आपके जो कोटाज होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कलाट डिवीजन है, कलाट डिवीजन में 5 पोजीशंस वैकेंट है, तो 1:4 कोटा रखा जाता है। क्राइटेरिया दूसरा रखा जाता है। 40 नंबर 50 बंदों ने लिए होंगे, लेकिन 1:4 क्राइटेरिया रखा जाता है, तो वो क्या करते हैं, 5 सीट्स पे 20 बंदों को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, और आखिर में 5 बंदों को अपॉइंट करते हैं जो कि सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा जाता है, तो इसे हम क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे टेस्ट के फंक्शन होते हैं, वही फंक्शन असेसमेंट के होते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है। तो जो टेस्ट की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी, आपके डिपेंड करता है आपके पेपर पे कि आपके सामने टेस्ट आता है, आपके सामने असेसमेंट आता है। तो कीपिंग दैट इन योर माइंड, आपने क्या करना है, आपने फंक्शंस का ख्याल रखना है, इंपॉर्टेंस का ख्याल रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखना है। ठीक है। ये इंसान का जो है, किसी भी स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे चाहे वो टीचर हो, उसकी लर्निंग को मुख्तलिफ फीडबैक के जरिए से इनहेंस करता है। मतलब आप पॉजिटिव फीडबैक देते हो, टाइमली फीडबैक देते हो, तो स्टूडेंट जो है ना वो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर मजीद काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर इसके साथ साथ स्टूडेंट, जब आप असेसमेंट करते हो, तो इससे स्टूडेंट की जो लर्निंग की जो नीड्स होती हैं या जो उसके इंटरेस्ट होते हैं, वो भी आपको पता चल जाते हैं कि स्टूडेंट्स किस चीज में इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या इसको करना चाहिए, क्या इसको नहीं करना चाहिए, क्या जो टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज की जा रही है, क्या वो प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है या नहीं। ठीक है। तो आप असेसमेंट के जरिए से ही इन सबका अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इट शेप्स टीचिंग स्ट्रेटजीज। अक्सर क्या होता है, असेसमेंट में लोगों को पता चल जाता है, टीचर्स को पता चल जाता है कि मेरा जो असेसमेंट का जो या जो टीचिंग का जो मेथोडोलॉजी है, क्या वो प्रोडक्टिव है या नहीं, क्या मेरे टीचिंग से लोग स्टूडेंट्स फायदा उठा रहे हैं या नहीं, क्या मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है या नहीं। तो अगर आपको असेसमेंट पॉजिटिव मिलती है, तो आपका जो ऑलरेडी असेसमेंट या टीचिंग का जो मेथोडोलॉजी चल रहा होता है, आप उसको मजीद कंटिन्यू करते हो। लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता आपके स्टूडेंट्स की तरफ से, तो आपको पता चल जाता है कि यार देयर इज अ फॉल्ट विद माय असेसमेंट प्रोसेस, देयर इज अ फॉल्ट विद माय टीचिंग प्रोसेस। तो आप टीचिंग स्ट्रेटजीज को फिर आप रीडिफाइन करते हो। इसी के साथ साथ आप जब असेसमेंट करते हो, तो आपके सामने बहुत सारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके सामने आते हैं। तो आपको अपनी पॉलिसीज में जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, उनकी जो वीकनेसेस होते हैं, उनका पता चलता है। तो आप मजीद फिर उन वीकनेसेस को खत्म करने की कोशिश करते हो, उन स्ट्रेंथ्स को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हो। और इसी के साथ साथ अगर कोई चीज, कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन निकाल लेता है या कोई मिस्टेक निकाल लेता है आपके करिकुलम में, या आपके जो है ना जो कोर्स है उसमें कोई चीज ऐसी आ जाती है जो कि कंट्राडिक्ट कर रही होती है। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उस करिकुलम को भी रीडिजाइन कर सकते हो। और एट द एंड ऑफ द डे इट इनकरेजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड गोल सेटिंग। मतलब ये आपको हेल्प आउट करेगा, प्रिंसिपल्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प आउट करेगा कि भाई आपको पता चलेगा कि आपने किस लेवल पर या किस फॉर्मेशन पर जाकर आपने असेसमेंट की है, और आपने अपना गोल कितना हासिल किया है, क्या आपका गोल कंप्लीट हो गया है, क्या आप मजीद गोल सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अबव ऑल, असेसमेंट जो होती है वो एक टीचर की अपनी रिफ्लेक्शन होती है।
जब स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब स्टूडेंट्स पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जब स्टूडेंट्स असेसमेंट में कामयाब हो जाते हैं, तो जो टीचर होता है वो उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो मेरा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है या जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो काफी सूदमंद है, काफी स्टूडेंट्स उससे सीख रहे हैं। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होता है, हमारी असेसमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा हमें अपना आईना दिखाती है कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह है। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। फिर हमारे पास है कुछ टूल्स होते हैं असेसमेंट के, कि आप किस तरीके से असेस करोगे, किन किन चीजों का आप इस्तेमाल करके आप असेसमेंट कर सकते हो। सबसे पहले चेकलिस्ट होता है, ठीक है। आप चेकलिस्ट में ये करते हो कि आप मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बनाते हो, और आप स्टूडेंट से मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते हो, और स्टूडेंट को आप सामने लेकर आते हो, आप मुख्तलिफ उसके साथ डिस्कशन में आते हो। इंटरेक्शन के दौरान आप उसमें देखते हो कि यार आया इसमें कॉन्फिडेंस मौजूद है या नहीं, क्या ये इंग्लिश में अच्छा है या नहीं, क्या ये क्लास में प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता, क्या ये पॉजिटिव फीडबैक देता है या नहीं देता। तो आप वहां पर चेकलिस्ट में क्या करते हो, आप उसको टिक करते हो या क्रॉस करते हो, ठीक है। तो ये असेसमेंट का एक तरीका ये हो सकता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या कोई आपको कहा जाता है कि यार इस चीज की असेसमेंट करें, तो आप इस तरीके से असेसमेंट करते हो। सेकेंडली, रूब्रिक्स। ये पेडागोजी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि आपको क्राइटेरिया के जरिए से आपको ग्रेड किया जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मिसाल दी कि आपके सामने एक क्राइटेरिया रखा जाता है, आपके सामने एक थ्रेश होल्ड रखा जाता है कि यार आपका जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर एक थीम है या दो थीम्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो थीम्स है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के मुताबिक आपको एक पार्ट से जो है ना मार्क्स दिए जाएंगे, 10 दूसरे स्कीम से मार्क्स दिए जाएंगे, फिर ओवरऑल जो है ना वो दोनों को सम सम करके आपके एक क्वेश्चन के मार्क्स बनाए जाएंगे। तो आप एक क्राइटेरिया सेट करते हो लोगों को ग्रेड करने का, और उस क्राइटेरिया के जरिए से आप उनकी ग्रेडिंग करते हो। फिर पोर्टफोलियो भी है। ये आप क्या करते हो, मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज असाइन कर लेते हो स्टूडेंट्स को, क्लास के सामने लेकर आ जाते हो, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए से भी आप उनको जो है ना असेस कर सकते हो। तो ये भी आपके मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मुख्तलिफ गोल्स उनको असाइन करते हैं, तो इसके जरिए से भी आप उनकी असेसमेंट कर सकते हो कि आया वो इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन के जरिए भी कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो डे फर्स्ट में जब आपके पास आए थे और आज जब एक साल कंप्लीट होने वाला है, तो उनके दरमियान उनमें क्या फर्क आया, उनके बिहेवियर में क्या फर्क आया, उनकी नॉलेज में क्या फर्क आया, उनकी स्किल्स में क्या फर्क आया, क्या उन्होंने पॉजिटिव चीजें सीखी, क्या उन्होंने नेगेटिव चीजें सीखी। तो आप ऑब्जर्वेशन के जरिए से भी इस असेसमेंट कर सकते हैं। और फिर आप पीयर ग्रुप के जरिए से या सेल्फ असेसमेंट के जरिए से भी कर सकते हो, ठीक है। कि आप देखते हो कि मतलब आप अपनी फीडबैक देते हो कि मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर अपनी क्लास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, काफी प्रोडक्टिव हो रहा होता है, स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा होता है, टीचर का अपना दिल कर रहा होता है कि वो जाकर क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाए, तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन होती है कि मतलब क्लास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, काफी प्रोडक्टिव है। तो इस वक्त इन तमाम टूल्स के जरिए से हम असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट बहुत आसान है। यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि टेस्ट और असेसमेंट में थोड़ा सा फर्क क्या है, ठीक है। क्योंकि इसको जब हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो कंपैरिजन में हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन टेबल है टेस्ट और असेसमेंट का, मतलब किस किस चीज में हम कंपैरिजन देखेंगे वो हमारे पास ये सबसे पहला जो कॉलम है। दूसरा हमारे पास जो टेस्ट है, ये टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और असेसमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये माइक्रो चीज ये मैक्रो चीज है। डेफिनेशन क्या है, टेस्ट क्या है, टेस्ट एक टूल होता है किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी लर्नर के नॉलेज या स्किल्स को मेजर करने का। लेकिन असेसमेंट क्या होता है, ये कम्प्रिहेंसिव मेथड होता है, ये कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है, ये ओवरऑल लर्निंग को कंपेयर करता है, कम्प्रिहेंसिवली इनका जो है ना असेसमेंट करता है कि क्या स्टूडेंट्स ने कुछ सीखे। ये एक टूल है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा नैरो होता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपका इंग्लिश का टेस्ट दिया, तो मैं आपका ओवरऑल जो है ना आपकी लर्निंग को नहीं सीख रहा कि आप लोगों ने पेडागोजी में क्या सीखा, आप लोगों ने इस्लामियात में क्या सीखा। लेकिन जो असेसमेंट होती है वो ओवरऑल की जाती है, वो ब्रॉड होती है, वो आपका ओवरऑल जो है ना आपका माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक तमाम जो सेटअप्स होते हैं उन सबको चेक करता है, गैज करता है, ठीक है। और पर्पस में टेस्ट का पर्पस क्या है, टेस्ट का पर्पस है इंसान की परफॉर्मेंस चेक करना कि भाई किसी एक डिसिप्लिन में किसी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है। आपसे मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं, आपसे क्विजेस लिए जाते हैं। जो टेस्ट की एक
किस्म होती है, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है कि वो आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, लेकिन जो असेसमेंट होता है वो ओवरऑल आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और मजीद उसको फ्यूचर में डेवलप करवाने के लिए असेसमेंट की जाती है, ठीक है। जो टेस्ट होता है उसका नेचर बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी हमेशा जो है ना वो टाइम बाउंड होता है, वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आप एमसीक्यूज टेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रखते हैं, आप प्रेफरेंस बेस्ड रखते हैं, आप किस किस्म का टेस्ट लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, यानी जरूरी नहीं कि आप किसी एक टाइम फ्रेम में रह कर ही किसी स्टूडेंट की जो है ना असेसमेंट कर रहे हो, नहीं, आप बगैर टाइम फ्रेम के आप स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ सिचुएशनल फैक्टर्स में डालकर, आप मुख्तलिफ कंडीशंस में डालकर, मुख्तलिफ कंडीशनिंग करके आप उनका ऑब्जर्वेशन के जरिए से, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से आप उनको असेस कर सकते हैं। फिर जो टेस्ट है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पीरियोडिक होती है, मतलब वो महीने में एक दफा टेस्ट हो गया, महीने में दो दफा हुआ, साल में दो दफा हो गया, तीन दफा हो गया, आपके असाइनमेंट्स हो गए या क्विज हो गया या प्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन जो असेसमेंट होती है वो कंटिन्यूअस होती है, मतलब वो आप किसी भी स्टेज में किसी भी वक्त जो है ना आप जो, क्योंकि ये 24 आवर्स चल रहा होता है, आपको असेस किया जा रहा होता है, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। तो असेसमेंट हमेशा का एक प्रोसेस है, हमेशा चल रहा होता है, लेकिन टेस्ट जो होता है वो खुद डिजाइन किया जाता है, खुद शेड्यूल किया जाता है कि हमने कब करना है कब नहीं करना। और आउटकम्स क्या होते हैं, टेस्ट के आउटकम्स हमेशा हमारे पास ग्रेड्स या स्कोर्स के जरिए से आते हैं, लेकिन हमारे पास जो असेसमेंट होते हैं उसमें हमारे पास जो आउटकम आता है वो फीडबैक की सूरत में आता है। पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक हो सकते हैं, और उसके बाद हम फिर इम्प्रूवमेंट के स्ट्रेटजीज को डिवाइस करते हैं कि क्या हमने इम्प्रूव करना है, हमने हमारा काम जो है वो पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। इसके साथ साथ फोकस क्या होता है, टेस्ट में जो है ना वो इंसान की नॉलेज चेक की जाती है कि यार क्या जो स्टूडेंट है क्या उसको कुछ ना कुछ आता है या नहीं आता। लेकिन जो असेसमेंट होता है वो जो है ना सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ उसकी प्रोग्रेस का, हाउ द लर्नर लर्न्स एंड प्रोग्रेसेस, मतलब असेसमेंट ये देखता है कि स्टूडेंट्स किस तरह सीख रहे हैं और क्या वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम जो है ना कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं। टेस्ट के मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्स हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए या रिटन पेपर्स हो गए। लेकिन जो असेसमेंट होती है उसमें मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, रिपोर्ट्स की जाती हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो इन तरीके से हम देख सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इसको कंक्लूड करें तो मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स में इसको कंक्लूड करूंगा कि टेस्ट क्या है। टेस्ट एक स्पेसिफिक टूल है जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से, एक रिटन तरीके से एनालाइज करती है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, ठीक है। ये उसके नॉलेज को गेज करने का एक तरीका है, स्टूडेंट्स के नॉलेज को मेजर करने का एक तरीका है। लेकिन असेसमेंट क्या है, असेसमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, इट इंक्लूड्स टेस्ट, मतलब असेसमेंट के अंदर टेस्ट भी आ जाते हैं, बट आल्सो ब्रॉडर स्ट्रेटजीज टू अंडरस्टैंड, सपोर्ट एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। लेकिन क्या होता है, इसमें टेस्ट भी है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं जिसकी मदद से स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, उन सब का अंदाजा लगाया जाता है, उन सबको समझा जाता है और मजीद मुस्तकबिल में उसमें डेवलपमेंट लाने की कोशिश की जाती है। तो ओवरऑल अगर एजुकेशन को देखें तो इफेक्टिव एजुकेशन रिक्वायर्स बोथ टेस्टिंग एंड असेसमेंट टू गाइड इंस्ट्रक्शन एंड मेजर आउटकम्स, ठीक है। कि क्या होगा, कोई भी जो इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें हमें दोनों जो है ना, टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है और असेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है कंटिन्यूअसली। तो ये कंटिन्यूअसली जो पार्टिसिपेशन होता है इसके जरिए से हमारे पास बहुत ज्यादा बेटरमेंट देखने को मिल सकती है। सो आई होप यू ऑल नाउ गॉट इट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट एंड द असेसमेंट। इफ इट इज क्लियर प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे चलें क्विकली प्लीज। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? रिमेंबर टेस्ट इज माइक्रो वेयर एज असेसमेंट इज मैक्रो, ठीक है। टेस्ट मुख्तसर होता है, छोटा होता है, नीड बेस पे होता है, वक्त रिक्वायर्ड होता है, डिजाइंड ऑलरेडी होता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो असेसमेंट है वो कंटिन्यूअस चल रही होती है। अभी हमारे जो लास्ट आज का हमारा जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है
वो हम देखेंगे कि भाई ट्रेडिशनली किस तरीके से असेसमेंट की जाती थी और आज हमारे पास असेसमेंट मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे की जाती है। ठीक है, पहले असेसमेंट में का पर्पस ये हुआ करता था कि ये इंसान की जो लर्निंग आउटकम्स थी सिर्फ उसको देखा जाता था, और जब टीचर बिल्कुल पढ़ा लेता था, पढ़ाने के एंड में अक्सर किया करता था इसको, ठीक है, पहले। लेकिन आजकल जो मॉडर्न असेसमेंट की जो मेथड्स हैं उसमें इंसान जो है ना, जो टीचर्स होते हैं वो प्रोमोट लर्निंग, लर्निंग को भी प्रमोट करवाते हैं, स्टूडेंट्स को टाइमली फीडबैक भी देते हैं, और स्टूडेंट्स को मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ पुश भी करते हैं, यानी उनको इनकरेज करते हैं कि वो मजीद इम्प्रूव कर सके। ठीक है, लेकिन पहले सिर्फ लर्निंग को देखा जाता था, ना मोटिवेशन उसमें इन्वॉल्व थी, ना फीडबैक उनमें इन्वॉल्व था पहले ट्रेडिशनल असेसमेंट में। लेकिन आज हमारे पास चीजें चेंज हो चुकी हैं। पहले हमारे पास जो फोकस हुआ करता था असेसमेंट का, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता था। मतलब आप रिजल्ट्स देखते थे कि भाई ये क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, क्या आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्या आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका जो लर्निंग का मैकेनिज्म है वो चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट को देखा जाता था कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। आपकी असेसमेंट यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती थी। लेकिन आज हमारे पास जो मॉडर्न वर्ल्ड में है वो प्रोसेस ओरिएंटेड ओरिएंटेड है। मतलब आपका ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के जरिए से चल रहा होता है, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये लर्निंग के प्रोसेस पे चल रहा होता है कि किस तरीके से मतलब आपकी लर्निंग की जो मैकेनिज्म है वो चल रही है। फिर फॉर्मेट के बारे में हम देखते हैं कि रिटर्न पहले जो है ना हमारे पास रिटर्न एग्जाम्स लिए जाते थे, एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर्स वगैरह वो किए जाते थे। लेकिन आजकल हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, पोर्टफोलियोज आ गए हैं, प्रेजेंटेशंस आ गए हैं, पीयर रिव्यूज आ गए हैं, डिजिटल स्टोरी टेलिंग आ गई है, लेक्चर्स आ गए हैं, बहुत सारी जो है ना हमारे पास वीडियो वीडियो आ गई है, ऑडियो विजुअल एड्स आ गई हैं, जिनके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट का अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट का रोल पहले क्या था और आजकल क्या है। पहले जो स्टूडेंट्स का रोल था वो बहुत ज्यादा पैसिव था, वो बस टीचर जो है ना उसको उसकी एवोल्यूशन कर रहा होता था और हमेशा बस एवोल्यूशन के एंड में उसको रिजल्ट मिल जाता था। लेकिन आजकल के दौर में जो मॉडर्न इनोवेटिव असेसमेंट्स है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, स्टूडेंट्स खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने पीयर्स के साथ जो है ना वो हमेशा मौजूद रहते हैं, और उसके साथ कंटिन्यूसली अपनी इवेलुएशन में खुद भी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा हमारे अकेडमीज में ज्यादातर क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स खुद मॉक इंटरव्यूज के लिए आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अब बाद में जो हमारी जो इंटरव्यूअर्स हमारी जो असेसमेंट करेंगे उससे पहले हम खुद चाहते हैं कि हम कितने पानी में। ठीक है, तो पहले ये हुआ करता था कि बस स्टूडेंट्स पैसिव हुआ करते थे, स्टूडेंट्स का कोई किरदार नहीं था, स्टूडेंट्स जो है ना वो हमेशा बस एक स्टेटिक बॉडी होती थी। लेकिन आजकल हमारे पास क्या होता था, आजकल हमारे पास स्टूडेंट्स खुद अपने आप को इवेलुएट करते हैं। फिर उसके बाद टीचर का रोल क्या है। आजकल हमारे पास जो है ना जो टीचर का रोल है, पहले ये हुआ करता था कि हमारे पास जो टीचर था वो सोल इवेलुएटर हुआ करता था। मतलब ही वाज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग, और वो यही देखा करता था कि भाई स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या उसका जो लर्निंग का मैकेनिज्म था वो फायदेमंद है या नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि आजकल के दौर में हमारे पास फैसिलिटेटर है, ये को लर्नर है। मतलब ये स्टूडेंट्स को जो है ना वो ज्यादा मतलब एक ऐसा ऐसा जो है ना टाइम फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करता है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है और वो खुद भी स्टूडेंट जो है ना वो टीचर जो है वो सीख रहा होता है। ठीक है, फीडबैक क्या होता था पहले, क्या अक्सर होता था, जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्योंकि एवोल्यूशन और असेसमेंट और टेस्ट चेकिंग बहुत जो है ना इवोल्यूशन बहुत टाइम के बाद होता था, बहुत लेट जो है ना वो डिलेड जो है ना वो हमें दिया जाता था, जो रिस्पॉन्स होता था। लेकिन आजकल हमारे पास क्या है कि ये इमीडिएटली आप लोगों को रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आप एट वंस लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप कंटिन्यूअसली आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप जो है ना इंस्टेंटली आप लोगों को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अक्सर आप लोगों के कुछ पेपर्स आते हैं तो वो मैं इंस्टेंटली उसको चेक करा के आप लोगों को रिस्पॉन्स दे देता हूँ। ठीक है, तो पहले ये जो है ना अक्सर डिलेड होते थे और चैप्टर के कंप्लीट होने का इंतजार किया जाता था, लेकिन आजकल इस तरह नहीं है। स्किल्स असेस्ड, कौन कौन से स्किल्स
असेस किए जाते थे पास्ट में या ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड्स में, वो इंसान का जो है ना वो मेमोरी को चेक किया करते थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया करते थे। लेकिन आज वो आज जो टीचिंग या लर्निंग का जो मैकेनिज्म है या असेसमेंट का मैकेनिज्म है, आज वो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को भी प्रमोट करते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी भी लेकर आते हैं, उनके अंदर कोलेबरेशन यानी टीम वर्क भी जनरेट करते हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करवाते हैं। लेकिन पहले इस तरह का कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर पहले इस तरह होता था कि जो कस्टमाइजेशन के हवाले से अगर हम देखें तो पहले ये होता था कि भाई असेसमेंट का जो एक टूल बना दिया या एक तरीका बना लिया तो वो हर किसी पर वही टूल अप्लाई किया जाता था। लेकिन आजकल हमारे पास क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड में ये पर्सनलाइज्ड होते हैं, हर किसी के लिए, हर लेवल के लिए, हर स्टैंडर्ड्स के लिए अलहदा मुख्तलिफ असेसमेंट के तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर बच्चों के लिए अलहदा, अडल्ट के लिए अलहदा, ओल्ड एज के लिए अलहदा, इसी तरह हम सोशल वर्क की एक्टिविटी देखते हैं, रिसर्च देखते हैं, तो हम हर जगह पर अलहदा मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल की जाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ज्यादा अच्छी तरीके से असेसमेंट कर सकते थे। पहले तो इस तरह होता था कि यार अगर क्लास 1 का स्टूडेंट है उससे भी पेपर लो, एफएससी का स्टूडेंट है उससे भी पेपर लो, मास्टर्स का स्टूडेंट है उससे भी पेपर लो, ठीक है। ऑथेंटिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो पहले ऑफन आर्टिफिशियल एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, मतलब रियल वर्ल्ड की कोई एग्जांपल्स उसमें इस्तेमाल नहीं की जाती थी, बस जो चीजें किताबों में मौजूद होती थी वही चीजें बस वहीं तक लिमिटेड रहा जाता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आप उनको रियल वर्ल्ड के साथ रेलेवेंट करते हैं, मतलब आप उनको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लेकर आते हैं, आप उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी जो है ना पहले हमारे पास बहुत कम इस्तेमाल किया जाती थी ओल्ड या ट्रेडिशनल असेसमेंट के मेथड्स में, लेकिन आज हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है ना डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, क्विजेस लिए जाते हैं, मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, ईमेल्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए से हम असेसमेंट करते हैं। तो ये तमाम चीजें आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई है। पहले हमारे पास इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो अक्सर जो है ना डिसएडवांटेज डाइवर्स लर्नर, मतलब मुख्तलिफ जो लर्नर्स होते थे उनके दरमियान अगर असेसमेंट का एक ही तरीके इस्तेमाल किया जाता था तो उसके अंदर डिसएडवांटेजेस क्रिएट किए जाते थे। लेकिन आजकल हमारे पास क्या है कि हमारे पास एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी लर्निंग स्टाइल एंड बैकग्राउंड, मतलब आज हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो लर्निंग के जो स्टाइल्स है उन सबको एक्सेप्ट करते हैं, सबको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ असेसमेंट के तरीके प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव तौर पर क्या करते हैं, वो अपने तमाम स्टूडेंट्स को इंडोर्स करते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड में हमारे पास फाइनल एग्जाम्स होते थे, क्विजेस होते थे, यूनिट टेस्ट हुआ करते थे। लेकिन आजकल हमारे पास पीयर असेसमेंट है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, फ्लिप क्लासरूम एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आप ग्रुप्स बना देते हो, सेल्फ असेसमेंट करते हो, साइमुलेशंस कर देते हो, ठीक है। तो ये तमाम चीजें क्या है, ये तमाम चीजें हमारे पास इनोवेटिव मेथड्स में। तो आज आज याद रखिए कि आपके पास कंपैरेटिव एनालिसिस में कभी कभार अगर हो सकता है आपके पास आ जाए कि ओल्ड ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड में और आजकल के मॉडर्न असेसमेंट मेथड में क्या फर्क है, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। यहाँ हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।